हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 28। गौरी अपने दोस्तों के साथ बनारस आ चुकी थी। मुन्ना को जलाने के चक्कर में उसने वंश को गले लगाया। हालांकि गौरी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों की बातों में आकर वह ऐसी हरकत कर बैठी। जैसा कि प्रिया को यकीन था, मुन्ना को गौरी का यूं वंश के गले लगना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने नजर घुमा ली। गौरी वंश से दूर हटी और कहा, घर चले, काशी इंतजार कर रही होगी। हाँ चलो चलते हैं, मैं तुम्हारा बैग उठा लेता हूं। कहते हुए गौरी का बैग वंश ने उठाया और जीप की तरफ जाने लगा। तो रितु ने कहा, और हमारा बैग? इतनी हट्टी कट्टी हो, खुद उठाओ। वंश ने मुंह बनाकर कहा। मुन्ना ने सुना तो वह चुपचाप उन लोगों की तरफ आया और रितु प्रिया का बैग उठाकर जीप की तरफ पड़ गया। मुन्ना ने सबके बैग जीप में रखे और जैसे ही ड्राइवर सीट की तरफ जाने लगा, वंश ने उसे रोककर फुसफुसाते हुए कहा, मुन्ना तू दोनों के साथ पीछे बैठ जा, मुझे गौरी के साथ आके बैठने देना प्लीज। ठीक है, मुन्ना ने कहा और रितु प्रिया के साथ जाकर पीछे बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। गौरी को बनारस में देखकर मुन्ना की हालत वैसे ही खराब थी। मुन्ना जानता था कि गौरी अभी जितनी शांत है, बाद में उस पर उतना ही भड़कने वाली है। वह खामोशी से पीछे बैठा रहा। वंश ने जीप स्टार्ट की। गौरी उसकी बगल वाली सीट पर आ बैठी। वंश ने जीप आगे बढ़ा दी। वह रास्ते पर गौरी से कुछ न कुछ बातें करते हुए जा रहा था। जीप के अंदर लगे मिरर में जब मुन्ना की नजर पड़ी तो उसने पाया कि गौरी उस मिरर से उसे ही देख रही है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और एक टीस मुन्ना के दिल में उठी। वह एकटक गौरी को देखता रहा। मुन्ना का उदास चेहरा देखकर गौरी ने नजरें घुमा ली। कुछ देर बाद सभी घर पहुंचे, सभी नीचे उतरे। वंश ने मुन्ना को अंदर आने को कहा, लेकिन बहाना बनाकर मुन्ना वहां से निकल गया। मुन्ना का यूं चले जाना गौरी को अच्छा नहीं लग रहा था। दीना भैया ने सबका सामान अंदर रखा। सभी अंदर चले आए। गौरी शिवम और सारिका से मिली। गौरी को अपने मम्मी पापा के साथ हंसते मुस्कुराते देखकर वंश मन ही मन खुद से कहता है, सच में इस लड़की में कुछ तो बात है। वंश सुनो जरा, बाबा ने अपने कमरे से बाहर आते हुए कहा। जी बाबा, वंश ने कहा। वो हमने दीना को सामान की लिस्ट दी है, उसके साथ जाकर वो सामान ले आओ और आते हुए पंडित जी से मिलते आना। कल की सगाई के लिए सामान की कुछ लिस्ट देंगे, वो ले आना। बाबा ने वंश को आते ही काम बता दिया। हालांकि वंश का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन बाबा का कहा वो नहीं टाल सकता था। वह अपनी बाइक लेकर दीना भैया के साथ वहां से निकल गया। सारिका ने घर के नौकर से कहकर काशी की दोस्तों के लिए नाश्ता तैयार करने को कहा। काशी सबको लेकर अपने कमरे में चली आई। प्रिया आते ही नहाने चली गई और रितु आई से मिलने। अब तक इन दोनों की इस घर में जान पहचान हो चुकी थी। गौरी और काशी इस वक्त अकेली थी, इसलिए काशी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और गौरी की तरफ आकर कहा, क्या तुम मुन्ना भैया से मिली? क्या कहा उन्होंने? कुछ बताया तुम्हें? नहीं काशी, मेरी मुन्ना से कोई बात नहीं हुई। हो सकता है वंश के सामने उसे ना की हो, और उसे देखकर तो लग रहा था जैसे अब भी वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। गौरी ने उदास होकर कहा। गौरी तुम परेशान मत हो, सगाई तक तुम यही हो और मुन्ना भैया भी। तुम दोनों के बीच की ये दूरियां जरूर खत्म हो जाएंगी। काशी ने गौरी को यकीन दिलाते हुए कहा। वैसे आज शाम को क्या है? सगाई तो कल है ना, तुमने हम सबको एक दिन पहले ही बुला लिया। गौरी ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। आज शाम मेहंदी है और तुम लोग चाहो तो हम सब थोड़ी मस्ती भी कर लेंगे। काशी ने खुश होकर कहा। क्या बात है, शक्ति से सगाई होने को लेकर तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही हो। गौरी ने काशी को छेड़ते हुए कहा। उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तुम सब यहाँ हो। वैसे मैंने आंटी और जय को भी आने को कहा था, वो क्यों नहीं आए? काशी ने सवाल किया। मॉम को मान के बारे में नहीं पता है। मैं नहीं चाहती वो यहाँ आकर मान से हमारे बारे में बात करे। पहले मुझे जानना होगा कि मान के दिल में क्या है, उसके बाद ही मैं कोई फैसला लूंगी। गौरी ने सीरियस होकर कहा। गौरी तुम बहुत सोचती हो, इतना मत सोचो। तुम कहो तो हम वंश भैया की मदद ले।
उनकी मुन्ना भैया से अच्छी बनती है। काशी ने कहा, नहीं काशी, मुझे नहीं लगता इस मामले में मुझे किसी और की मदद लेनी चाहिए। वैसे भी रिश्ता मेरा और मान का है, तो हम दोनों को ही मिलकर इसे सुलझाना होगा। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना मैंने ऐसा कहा? गौरी ने आस भरी नजरों से काशी को देखकर कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम दोनों ही हमें बहुत अजीज हो। अब तुम जल्दी से नहा लो, फिर कुछ खा लो, उसके बाद बहुत सारे काम हैं। काशी ने उठते हुए कहा, ओके मैडम। गौरी ने कहा तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रिया नहाकर आ चुकी थी। उसके बाद गौरी चली गई। प्रिया तैयार होकर बाहर चली आई। सारिका ने काशी के साथ साथ उसकी दोस्तों का नाश्ता भी कमरे में भिजवा दिया। अंजलि भी उनके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। आज शिवम के घर में काफी चहल पहल थी। शाम तक सगाई की सभी तैयारियां हो चुकी थी। घर के पीछे वाले मैदान में सब बंदोबस्त किया जा रहा था। शिवम का घर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अंजलि के मम्मी पापा भी आ चुके थे। उनके साथ ही कुछ मेहमान पहले चले आए। शिवम नीचे लॉन में खड़ा मुरारी से कुछ बात कर रहा था कि सारिका हाथ में फोन लेकर आई और कहा, शिवम जी लीजिए, आप ही कहिए नवीन से, काशी के सगाई में आने के लिए मना कर रहा है। शिवम ने सारिका से फोन लिया और कान से लगाते हुए कहा, हेलो नवीन जी, सगाई में क्यों नहीं आ रहे हैं आप? देखिए, आप हमारी और सरू की शादी में भी नहीं आए थे, इसलिए सगाई में तो आपको आना ही पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, सगाई कल शाम में है, वक्त से आ जाइएगा आप। सर मैं जरूर आता, लेकिन मुझे अपनी पत्नी के साथ आज शाम में ही किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। इनके पापा की तबीयत कुछ नरम है और वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं जरूर आता, लेकिन उम्मीद आप इसे समझेंगे। नवीन ने अपनी मजबूरी बताई। हम समझ सकते हैं, लेकिन आप नहीं आ सकते तो बच्चों को भेज दीजिए, वो तो आ सकते हैं ना? शिवम ने कहा, मेरी सिर्फ एक बेटी है, मुझे उससे पूछना पड़ेगा। अगर वो आना चाहेगी तो मैं उसे भेज दूंगा। काशी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद भी। नवीन ने कहा, हाँ बिल्कुल, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है, आप बेफिक्र रहिए। उसके आने का टाइम टेबल सारिका को मैसेज कर दीजिएगा, हम किसी को एयरपोर्ट भेज देंगे उसे लेने के लिए। शिवम ने कहा और फोन सारिका की तरफ बढ़ा दिया। सारिका ने फोन लिया और बात करते हुए वहां से चली गई। सारिका के जाने के बाद शिवम भी मुरारी के साथ वहां से निकल गया। मुन्ना अनु के साथ घर पर था। अनु तैयार होकर आई और कहा, मुन्ना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें दी के घर होना चाहिए, वहां कितना काम होगा। चलो वैसे भी मुझे वहां जाना है तो तुम मुझे वहां छोड़ दो। माँ आप कृष्णा के साथ चली जाइए ना, मुन्ना ने कहा। काशी के घर जाने से बचने के लिए कहा ताकि उसे फिर से गौरी का सामना न करना पड़े। कृष्णा को बहुत काम है और तुम्हें क्यों नहीं चलना? चलो उठो और कपड़े बदलकर नीचे आ जाओ। कहते हुए अनु उसके कमरे से निकल गई। मुन्ना बेमन से उठा और कबर्ड से पैंट शर्ट निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मुन्ना कपड़े बदलकर वापस आया। उसने चेक्स वाला डार्क मैरून शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। शीशे के सामने आकर वह अपने बाल बनाते हुए खुद से ही कहने लगा, गौरी को यहां नहीं आना चाहिए था। हम ज्यादा देर तक उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगी। जब वो पूछेगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं तो हम क्या जवाब देंगे उसे? हम उसे वंश के बारे में भी नहीं बता सकते। बता दिया तो गौरी कभी वंश को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आज सुबह जब उसने वंश को गले लगाया तो हमें बुरा लग रहा था। हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हमने ही तो गौरी को वंश के लिए चुना, फिर हमें क्यों बुरा लग रहा था? सब ठीक हो जाए और गौरी वंश को अपना ले, इसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए सब छोड़कर चले जाएंगे, ऐसी जगह जहां गौरी ना हो। खुद से बातें करते हुए मुन्ना का मन भारी हो चुका था। उसने अपना फोन जेब में रखा और कमरे से बाहर निकल गया। नीचे आकर मुन्ना अनु के साथ शिवम के घर के लिए चला गया। शिवम के घर आकर अनु अंदर चली गई। मुन्ना को दिखते ही वंश आया और कहा, हे मुन्ना, सुबह से कहां गायब हो तुम? अब तुम आ गए हो तो मेरे साथ चलो। कहां? मुन्ना ने पूछा। पार्लर। और कहां? वंश ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा। सगाई काशी की है, तुम्हारी नहीं, मुन्ना ने वंश को घूरते हुए कहा। मैं जानता हूं, पर बहन की सगाई में भाई का अच्छा दिखना तो बनता है ना।
वैसे लड़की भी है और मुहूर्त भी, क्या पता पापा को तरस आए और वो मेरी भी सगाई कर दे। वंश ने बालकनी में खड़ी गौरी की तरफ देखकर कहा। मुन्ना ने देखा बालकनी में खड़ी गौरी काशी और ऋतुप्रिया के साथ बैठकर बातें कर रही थी। हंसती मुस्कुराती कितनी प्यारी लग रही थी वो। जैसे ही गौरी ने मुन्ना की तरफ देखा, मुन्ना ने झट से गर्दन घुमा ली और वंश से कहा, तुम ऐसे भी अच्छे दिख रहे हो। ओह मुन्ना, चलो ना प्लीज, वैसे भी मुझे सगाई में पहनने के लिए कपड़े लेने हैं, अब चलो, देर मत करो। कहते हुए वंश ने आंखों पर चश्मा लगाया और बाइक स्टार्ट कर मुन्ना के साथ वहां से चला गया। अनु अंदर आई, देखा सब बातों में लगे हैं तो उसने काशी के कमरे की बालकनी में आते हुए कहा, हे भगवान काशी, कल सगाई है तुम्हारी और तुमने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई। मैंने मेहंदी वाली को भेजा था ना, फिर भी। चलो सब ऊपर छत पर चलो, मौसम काफी अच्छा है तो सब वहीं मेहंदी लगवाएंगे। काशी, ऋतु, प्रिया, गौरी और अंजलि अनु के साथ छत पर चली आई, जहां कुछ औरतें और राधिका पहले से मौजूद थी और अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। अनु ने मेहंदी वाली को काशी के हाथों में मेहंदी लगाने को कहा और खुद राधिका की तरफ चली आई। अंधेरा होने तक सबको मेहंदी लग चुकी थी। रात के खाने में अभी वक्त था, इसलिए सब यहाँ वहां बैठकर बातों में लगे हुए थे। अनु और राधिका सारिका के कमरे में थी और डिस्कस कर रही थी कि कल क्या पहनना है। काशी अपनी दोस्तों के साथ छत पर थी। ऋतु को भूख लगने लगी तो अपने फोन में ऑनलाइन फूड देखने लगी ताकि ऑर्डर कर सके। उसे फोन में घुसे देखकर प्रिया ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो तब से फोन में? मैं कुछ खाने का ऑर्डर कर रही हूँ। ऋतु ने फोन में नजरें गड़ाए हुए कहा, अरे तो हमसे कहा होता, बताओ क्या खाना है, हम अभी वंश भैया को फोन करते हैं, वो आते हुए ले आएंगे। काशी ने कहा, मुझे पिज्जा खाना है। ऋतु ने कहा, भूख तो मुझे भी लगी है। गौरी ने कहा तो काशी ने अपना फोन उठाया और वंश का नंबर डायल कर दिया। वंश पार्लर में बैठा फेशियल करवा रहा था। काशी का फोन देखकर उसने मुन्ना से फोन उठाने को कहा। हेलो, हाँ काशी, मुन्ना ने कहा। ओह मुन्ना भैया, आप भी वंश भैया के साथ हैं क्या? काशी ने पूछा। हाँ, हम साथ में ही हैं। तुम बताओ, कुछ काम था वंश से? मुन्ना ने पूछा। हाँ, वो हमें कुछ खाने को चाहिए था, अगर आप लोग बिजी हैं तो हम किसी और को बोल देते हैं। काशी ने कहा। नहीं, हम फ्री हैं, बताओ क्या चाहिए? मुन्ना ने कहा तो काशी ने कुछ पिज्जा और कुछ डिजर्ट लाने को कहा और फोन काट दिया। मेहंदी सूखने के बाद सभी नीचे चली आई। मुन्ना काशी का बताया खाना लेकर घर निकल गया। वंश को टाइम लगना था इसलिए मुन्ना अकेले ही चला आया। पैकेट्स लेकर मुन्ना सीधा काशी के कमरे में आया। वह गौरी को देखकर मुन्ना का दिल फिर से धड़क उठा। गौरी को इग्नोर कर मुन्ना ने पैकेट्स टेबल पर रखे और कहा, काशी, तुमने जो कहा था वो सब यहाँ है, हम चलते हैं। मुन्ना भैया, काशी ने कहा। हाँ, मुन्ना ने पलटकर कहा। थैंक यू, काशी ने मुस्कुराकर कहा तो जवाब में मुन्ना भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। गौरी ने अब तक खुद को रोक रखा था लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह उठी। उसने मुन्ना की कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ वहां से ले गई। काशी के साथ साथ ऋतुप्रिया भी हैरान थी, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, ना ही गौरी ने रोका। गौरी मुन्ना को लेकर घर के पीछे वाले हिस्से में आई। उसे अपने सामने करके कहा, हो गया तुम्हारा? अगर मुझे इग्नोर करके तुम खुश हो तो खुश रह सकते हो, लेकिन तुम भी जानते हो कि ये सब करके तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। मुझसे बात नहीं करनी, मत करो, मेरे सामने नहीं आना, मत आओ, लेकिन कम से कम खुद को तकलीफ तो मत दो। मैं नहीं जानती तुम्हें क्या हुआ है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, खुद को हर्ट करना बंद करो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, जानते हो तुम। काश तुम ये समझ पाते। मुन्ना खामोशी से सब सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसके खामोशी ने गौरी की तकलीफ और बढ़ा दी। वह जाने लगी तो मुन्ना ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े थे। मुन्ना के रोकने से गौरी को लगा कि वह उससे बात करना चाहता है। मुन्ना कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, काशी की सगाई की बात तुम तुरंत यहां से चली जाना। गौरी ने सुना तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और चेहरा लाल हो गया।
मुन्ना को उसकी परवाह नहीं है ना सही, लेकिन वो इतना कठोर कैसे हो सकता था? गौरी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह मुन्ना के सामने आई और बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर मानविंदर, जब तक तुम मुझे अपने बदलने की वजह नहीं बता देते तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। और अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं हमारे प्यारे प्यारे फोटोज वायरल कर दूंगी। अब इसे तुम मेरी धमकी समझो या फिर मेरा प्यार। गौरी मुन्ना को प्यार भरी धमकी देकर वहां से चली गई। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 28। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए मैं तेरी हीर। कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा नाक जुकाम की वजह से मुझे सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही है और रिकॉर्डिंग करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग बहुत वेट करते हैं और मैं लिखती भी रोज हूँ, तो मुझे रिकॉर्डिंग करना चाहिए आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने ये किया है। बट माफी चाहती हूँ कि आवाज थोड़ी मिस्टेक है और ये तब तक होती रहेगी जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं, तो थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा।